न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरव अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर और युवा ही हैं। सर, दो सवाल मेरा था। चाहे घर हो, सरकार हो या परिवार हो, हर किसी को चलाने के लिए एक आर्थिक व्यवस्थाओं का बहुत आवश्यक होता है कि उसका हम संचालन कैसे करें। हमारा 140 करोड़ देशवासियों को ध्यान में रखते हुए जो देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने लोकसभा पटल पर जो बजट रखा सर, उस बजट को कैसा देखते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की नज़रों में? सर, मैं जो इस साल बजट आया है 2025 में, उसको काफ़ी इकोनॉमी के फेवर में मानता हूँ। आम जनता के फेवर का बजट है और इस बार जितना अच्छा बजट आया है निर्मला सीतारमण जी के, उससे मैं मानता हूँ उनके अब तक के कार्यकाल का सबसे अच्छा बजट है, जिसमें मिडिल क्लास और नीचे तबके के लोगों का बहुत ध्यान रखा गया। सर, इस बजट में जो जनता तक जो बात पहुंची तेजी से, बाकी आर्थिक एक्सपर्ट्स को ज़्यादा पता होगा, 12 लाख का जो छूट है सर, थोड़ा उसको विस्तार पूर्वक बताइए कि 12 लाख का डिडक्शन किस किस रूप में होगा, और कभी कभी वो संशय में भी हैं कि क्या कुछ टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा। थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए सर इसको। मैं सर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 12 लाख का जो छूट इस बार मिला है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा जिनकी 12 लाख तक की सैलरी है। अगर मैं उनको स्लैब रेट के हिसाब से चीज़ों को अगर देखूँ तो पहले जो हमारा स्लैब था वो 3-3 लाख के स्लैब था, और उसमें हमारी जो 30% की इनकम फॉल करती थी वो 15 लाख तक की इनकम में फॉल कर जाती थी, जो कि इस बार के बजट में बढ़ा के 4-4 लाख का स्लैब कर दिया है, जिस वजह से ये 24 लाख तक आपको टैक्स फ्री इनकम का स्लैब बेनिफिट देता है। अब बात रही 12 लाख की। अगर 12 लाख तक आपकी इनकम है तो 12 लाख तक की इनकम पे किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं है, नहीं लगेगा। तो इस बात में कोई भी संशय नहीं है। कुछ लोगों को रूमर चल रही है कि नहीं, जैसे कि 60,000 उसमें टैक्स बनता है। नहीं, वो उसमें क्या है मैं बताऊँ। हाँ सर, थोड़ा सा कि इसमें क्या है, अगर आपका स्लैब बेस्ड अगर कोई भी टैक्सेशन बन रहा है तो आपका किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं बन रहा है। अगर आपने उसमें कोई भी स्पेशल रेट की इनकम अगर कमाई है तो उस स्पेशल रेट की इनकम पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल से उसको कवर कर देता हूँ। लेट से आपकी इनकम 11 लाख रुपए की है, जो स्लैब में आपकी सैलरी की इनकम है, और आपका एक शेयर मार्केट में भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट था जिससे 50,000 रुपए की इनकम क्रिएट हुई। टोटल आपकी इनकम अभी बनी केवल 11.5 लाख रुपए। तो 11 लाख रुपए की इनकम पूरी छूट में आपकी कवर होगी, उसमें किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। बट जो 50,000 रुपए की शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम है वो 15% से केवल उस 50,000 पे केवल जो 15% से टैक्स बनेगा, केवल वो टैक्स भरना है। राइट। तो 12 लाख पे जो मध्यम वर्ग का परिवार है उस पर कोई भी छूट, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, और इवन 12 लाख तक की छूट मिलने से हर परिवार को कम से कम लाख रुपए पर ईयर का बेनिफिट मिलने वाला है, जिससे बहुत ही उनके उसमें अपनी पारिवारिक चीज़ों में और उनकी परचेजिंग पावर्स में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जीडीपी एस्पेक्ट से भी अगर मैं देखूँ इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स से, तो कहीं ना कहीं जब लोगों के पास में पैसा आता है, उनके हाथ में पैसा आता है, तो वो अपनी जो चीज़ें जो लेना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं ले पा रहे, अपनी चीज़ों को संकुचित कर रहे हैं, उसको वो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक भी लग्जरी पूर्ण उनको ले पाते हैं। उससे क्या होगा, आपका जितनी स्पेंडिंग बढ़ेगी उससे जीडीपी में बहुत मदद मिलने वाली है। जो हमारा मोदी जी का जो सपना है 10 ट्रिलियन का, उसमें भी इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। दूसरी बात, जब हमारी 12 लाख तक की इनकम आती है तो कुछ लोगों का इसमें ऐसा रहता है कि वो अपना टैक्स भरने के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं, तो यहाँ पे उनको भी थोड़ा सा विस्तार मिलेगा और पर कैपिटा इनकम में भी काफ़ी सुधार के चांसेस है, बढ़ोतरी होगी। और सर जीडीपी भी थोड़ा सा ग्रो होगा, क्योंकि परचेजिंग पावर जीडीपी बहुत ही ग्रो होने वाली है इससे धीमे से। इसकी जब ये अभी तो फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा, आप इसके सेकंड क्वार्टर के बाद में अगर दिवाली के अराउंड काफ़ी अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे। अच्छा सर, इस बजट में खास तौर से निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और सौर ऊर्जा के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो तीसरी अर्थव्यवस्था का जो हमें अचीव करना है वो बहुत बड़ा लक्ष्य रखा गया है। तो मैं चाहूँगा सर, जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें आप मान के चलिए उनका जो टर्नओवर, उनकी जो छूट और उनको लोन देने की सुविधा, थोड़ा सा मैं चाहूँगा
कुछ विस्तार पूर्वक बताएं। इसमें बिल्कुल आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट ने काफ़ी चीज़ों को बहुत इलेबोरेट किया है और काफ़ी चीज़ों का समावेशन किया है इसमें। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा जब आप एमएसएमई में, अगर आप, मैं बिल्कुल रिसेंटली 2 दिन पहले की बात करूं, उन्होंने ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी, एमएसएमई का दायरा काफ़ी बढ़ाया है, टर्नओवर्स डबल कर दिए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स डबल कर दिए हैं, जिससे बड़े जो व्यापारी जो अभी एमएसएमई में कवर नहीं हो पा रहे थे, उसके बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे थे, वो उसमें कवर हो गए हैं फिलहाल आज की तारीख में। और पर्टिकुलरली एक आप ये ट्रेड्स करके नया एक पोर्टल लेके आई है गवर्नमेंट, जिसके थ्रू अगर एमएसएमई के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो गवर्नमेंट के संज्ञान में भी रहेंगे वो ट्रांजैक्शन। उसके थ्रू आपका जो 45 दिन में जो आपका पेमेंट का उन्होंने प्रोसीजर क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट, वो मिलने में बहुत सुविधा मिलेगी। इससे जो उनका साइकिल है, मध्यम वर्ग का जो साइकिल है, वो काफी विस्तार करेगा और उनका टर्नओवर बढ़ पाएगा, अच्छा बढ़ पाएगा। और जो एमएसएमई सेक्टर में सर जो एक होता ना कि डर की बात होती है कि हम बड़े व्यापारी को अगर हम सामान दें तो पैसा डूब जाएगा, तो वो डूबने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में वो उनका डिस्क्वालीफाई बिल्कुल हो जाएगा। उसको एमएसएमई सेक्टर में उन्होंने इनकम टैक्स में भी जो उनके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उनमें उन्होंने उस तरीके से कॉलम्स वगैरह डाले हैं। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट है तो वो डिफॉल्ट आपको टैक्स ऑडिट में कवर करना पड़ेगा। इस वजह से जो बड़े व्यापारी हैं, उनको जो एमएसएमई सेक्टर के जो रजिस्ट्रेशन होल्डर्स हैं, उनको वो सुविधा टाइम से देने की उनकी लायबिलिटी बनती है। तो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत फायदे की चीज़ है सर। बिल्कुल। अच्छा सर, बिल्कुल युवा आप हैं, एक युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना बहुत तेजी से भारत देश में चलाया जा रहा है, लेकिन इसमें सर एक ड्रॉबैक मैं देखता हूँ कि अगर एग्जाम्पल में 100 अगर स्टार्टअप होते हैं तो एक ही चल पाता है। तो कुछ स्टार्टअप चलाने वाले और जो देश की जो नियम बन रहा है स्टार्टअप को बगैर किसी सुरक्षा मानक का लोन देने के बारे में कुछ बोलेंगे, कितना बेहतर है? मैं सर स्टार्टअप पे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और मैं युवा वर्ग जो है उसको एक स्टार्टअप के परिप्रेक्ष्य में एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सजेशन देना चाहता हूँ। स्टार्टअप में जो हैं लोग क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल, जैसे जब स्टार्टअप लेके आते हैं, वो अपना जो मॉडल है वो क्रिएट कर लेते हैं, वो उसके बाद में फंडिंग की तरफ जाते हैं। लेट से उनको 2 करोड़ का फंडिंग उनको मिल गया, तो जब वो 2 करोड़ का फंडिंग मिल जाता है, उस पैसे की कैश फ्लो को वो बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते क्योंकि युवा होते हैं, अनुभव नहीं होता, उनको अनुभव की बहुत कमी है। फंड कैसे मैनेज करना है उस पर वो ध्यान नहीं देते। जो 2 करोड़ का फंड उन्होंने लिया और उसकी जो टाइमलाइंस और जो माइलस्टोन्स क्रिएट हुए, वो लेट से 3 इयर्स तक उनको वो 2 करोड़ के फंड में बिजनेस का एक्सपेंशन करना था जी। बट ये एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से या फाइनेंशियल टर्म्स की कमी होने की वजह से वो 2 करोड़ का जो फंड है वो 6 महीने में ही खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह जो मेन रीजन बन रहा है, जिसमें 100 में से 99 स्टार्टअप जो हैं वो बंद हो जाते हैं। जो इन चीज़ों को संभाल लेते हैं, वो जो अपने कैश फ्लो को मैनेज कर लेते हैं, जो बिजनेस में जो एक्सपेंडिचर है, ओवर एक्सपेंडिचर्स को अवॉइड करके इनिशियली जो बिजनेस को फ्लोरिश करते हैं, वो 100 में से 1 ही बंदे हैं, इसीलिए उनका स्टार्टअप चल पा रहा है। तो मतलब स्टार्टअप के लिए आपका कहना है कि उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए एक टीम रखनी बहुत आवश्यक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए उनको एक फाइनेंशियली लिटरेट बंदे के संपर्क में होना ही चाहिए, क्योंकि मैनी टाइम्स देखिए क्या होता है, जैसे IITians होते हैं या और कोई होते हैं, वो एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट तो बना देते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि कंपनी कैसे चलानी है। दोनों विषय एकदम अलग अलग हैं, बट दूसरा विषय भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना प्रोडक्ट का अच्छा होना चाहिए। तो इसलिए मैं मतलब बाकी लोगों को ये सलाह दूंगा, या तो थोड़ा सा फाइनेंस सीखें, वरना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपना फ्रेंड बनाएं। जरूर। असर होता है कि ये टैक्स का पैसा है और वो टैक्स का पैसा समाप्त हो जाता है और फिर उसको रिटर्न लाने की कोई व्यवस्था नहीं है, तो थोड़ा इसमें बहुत तरीके से काम करना चाहिए स्टार्टअप यूनिट्स को। बिल्कुल राइट। अच्छा, बड़ा सवाल सर सौरभ जी, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं, देश सौर ऊर्जा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, अंतरिक्ष अभियान में, सब में तेजी से काम कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, लेकिन उसके बाद भी डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो रहा सर, क्या वजह है? वो जो डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत नहीं हो रहा, उसका सोलर वगैरह वाली जो आपने चीज़ें बोली वो ठीक हैं,
बट मेरा मतलब है कि देश में व्यवस्था, अर्थव्यवस्था मजबूती पे काम कर रहा है। नहीं, मेन उसका रीजन जो है वो है फिजिकल डेफिसिट। जो हमारे मोदी जी की योजना है मेक इन इंडिया, उसके थ्रू चीजें जब इंडिया में बननी स्टार्ट होंगी, जो कि काफी हद तक बननी स्टार्ट भी हो गई हैं। अगर आप मोबाइल इंडस्ट्री में आज की तारीख में बात करें तो सैमसंग आज की तारीख में अपना नोएडा में प्लांट लगा चुका है। जो चीजें पहले इंपोर्ट हो रही थी आज की तारीख में वो एक्सपोर्ट हो रही हैं। एप्पल ऑलरेडी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर लगा चुका है। जो चीजें अभी इंपोर्ट हो रही थी वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुकी हैं। धीमे धीमे करके जब अपना एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जो डॉलर की आज की तारीख में हमारी डिमांड है वो धीमे से हमारी डिमांड गिरेगी। दूसरा, हमारा जो पावर फ्यूल जो अभी फ्यूल यूज कर रहे हैं, वो फ्यूल जो हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल पे है, डीजल पे है, धीमे से जो सोलर बढ़ रहा है, जब उसका कंजम्पशन जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तब उसके इम्पैक्ट आने दिखाई देंगे। धीमे धीमे करके जब डॉलर की हमारी नीड कम होगी, जो हम डॉलर की परचेजेस कर रहे हैं वो गिरेंगी, तो ऑब्वियसली वह बहुत जल्दी ही मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। मतलब मेरा मतलब कहना क्या है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है, डरने वाली बात नहीं है। बिल्कुल, अगर रुपया की वैल्यू गिर रही है कोई डरने वाली बात नहीं। रुपया गिरना भी कहीं ना कहीं एक लिमिट तक लाजमी है। जी। अगर आप ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन जरूरी नहीं है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन 1% का इन्फ्लेशन, 2% का इन्फ्लेशन देश के लिए बहुत अच्छा है। 10% का इन्फ्लेशन, 8% का इन्फ्लेशन देश के लिए अच्छा नहीं है। तो इन्फ्लेशन भी जरूरी है, बट दैट डज नॉट मीन कि चीजें हाथ से आगे निकल जाए। जी। अच्छा सर, 2-3 सवाल और चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरभ अग्रवाल जी, इस बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार इनकम टैक्स पेयर की संख्या बढ़ेगी? सर, इनकम टैक्स पेयर की संख्या में मेरा मानना ऐसा है, जिस टाइप की पॉलिसीज चल रही हैं बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाली है। बिकॉज ऑफ जिस तरीके से सिस्टमेटिक चीजें लेके आ रहे हैं, डिजिटल पेमेंट्स का जितना वो बढ़ रहा है, हर जगह पे अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपके पास में और जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप बड़ी चीजें परचेज नहीं कर सकते। आज की तारीख में आप बिल्कुल एग्रीकल्चर इनकम से आप पैसा कमाते हैं और आपकी बिल्कुल नीड नहीं है ITR भरने की, फिर आप कैसे बोलेरो खरीदेंगे, कैसे आप कार खरीदेंगे? तो उसके लिए तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो इसलिए धीमे धीमे करके देश के लोगों में भी इस बात की जागरूकता बढ़ रही है, पैन कार्ड लेने की संख्या भी बढ़ रही है और रिटर्न फाइलर्स भी पहले के गुना काफी मतलब बढ़ोतरी है। इस बार बढ़ोतरी होगी जी, बिल्कुल। मुख्य धारा में लोग आएंगे, मुख्य धारा में लोग आएंगे, इस बात में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं। अच्छा, इनकम टैक्स जो इसके पूर्व फेसलेस किया गया, या उसके अंदर बहुत सारी एक अच्छाई उसके अंदर है कि टाइम लिमिट होता है, जबकि कोर्ट में नहीं होता है जी। तो इनकम टैक्स में कुछ और बदलाव होना चाहिए, कुछ वित्त मंत्री जी से या उनकी टीम से कुछ अपील करना चाहेंगे सर मेरे माध्यम से? कुछ चीजें ऐसी हैं जो इनकम टैक्स में वो अप्लाई तो कर रहे हैं, बट उनमें थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी की कमी है। जैसे वो विवाद से विश्वास स्कीम लेके आए, उसका वो 2.0 भी लेके आ गए, बट उसमें पब्लिक का उतना ज्यादा रुझान नहीं है। तो वित्त मंत्री जी को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि आखिरकार कनेक्ट का मतलब डिस्कनेक्ट कहाँ पे है जनता और उनके बीच में। अगर वो चीजों का फिलिंग हो जाए, वो जो गैप है वो फिलर हो जाए, तो उनके जो पॉलिसीज हैं उनके रुझान अच्छे आएंगे। रही बात जो इस प्रकार के जितने भी डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, उसमें मैं चाहूंगा कि विभांशु कंसल जी इस क्वेश्चन को आंसर करें। श्योर क्योंकि वो मैं सर से बात करूंगा सर इसके बाद। 2-3 सवाल बस, और बहुत सिंपल सवाल सर, सिंपल क्या आपके लिए तो कोई भी सवाल, क्योंकि आप जवाब देने में बिल्कुल हाजिर हैं आप। सर, जो कृषि विभाग पर, कृषि जो लोग बिजनेस से उससे पैसा कमाते हैं, क्या इस क्षेत्र को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाना चाहिए? सर देखिए, वैसे तो ऑब्वियसली कि किसान हमारे अन्नदाता हैं जी, और अगर हम उन पे टैक्सेशन बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जो डेली जो बहुत बड़े किसान हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ, बट उसमें हो क्या रहा है, लोगों ने उसको प्रॉपर बिजनेस बना लिया है, कुछ चीजों के कैटल्स बन गए हैं जी। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ लिमिट ऐसी क्रिएट करनी चाहिए, 1 करोड़ या 2 करोड़, कि अगर उससे ज्यादा की कृषि इनकम है तो उनको टैक्स के दायरे में लाना चाहिए। और धीमे से जब आप स्टार्ट करेंगे तभी ये चीजें शुरुआत होगी। बिल्कुल, क्योंकि सर इसमें देखिए, मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ बोल रहा हूँ, जो टियर 2 का किसान है, जो टियर 3 का किसान है, जो गांव का किसान है, वो इससे बिल्कुल भी इम्पैक्टेड नहीं होगा। बट जो लोग इसमें मुनाफा वसूली के और उसके आड़ में पैसा कमा रहे हैं, पैसा जो कमा रहे हैं, उस पर थोड़ा सा प्रतिबंध टैक्स लगना चाहिए। सर, एक बड़ा काम था मेरा आपसे, जो जिसके लिए हम आपके पास आए, इस बजट के अंदर क्या जो पार्टनरशिप फॉर्म है
उस पर जो टैक्स का स्लैब है कुछ ज़्यादा नहीं लगता आपको? उसे कुछ कम होना चाहिए? ये बात आपकी बहुत अच्छा विषय है। बाकी सब में छूट मिल रही है। अगर मैं कंपनीज एक्ट में देख रहा हूँ तो हमने कंपनीज को बेनिफिट दिए, इंडिविजुअल्स को बेनिफिट दिए। तो मैं केवल निर्मला सीतारमण जी से यही चीज बोलूंगा कि पार्टनरशिप भी एक एंटिटी है और वो भी उतनी ही एंटिटी है जिसमें जो हमारे देश की आम जनता है उनका ज्यादा मतलब फेवरेबल पार्ट है, बनता है। विश्वास के साथ काम करते हैं लोग। जी, उसमें पार्टनरशिप में वो विश्वास के साथ काम करते हैं। तो उनसे बस मैं केवल गुजारिश ही कर सकता हूँ कि थोड़ा सा इस एरिया में भी अगर कुछ ध्यान मिल जाए तो ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी थोड़ा सा बेनिफिट मिले, बिकॉज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी LLP और पार्टनरशिप में ही काम कर सकते हैं। दे कैन नॉट क्रिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सर, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं 11 साल से देश को बहुत अच्छी तरह आगे ले जा रहे हैं। क्या लगता है कि देश हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा इनके नेतृत्व में? सर बिल्कुल, इसमें कोई संशय वाली बात ही नहीं है। जिस प्रकार से वो लेके जा रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी पूरे विश्व में छवि बनी है, अगर ये देश अगर मोदी जी के नेतृत्व में 10 ट्रिलियन नहीं टच कर पाता है तो फिर मैं और किसी के मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ। नहीं देख पाऊंगा। तो निश्चित तौर पे लेकिन उनके नेतृत्व में हम लोग नहीं, बिल्कुल मैं तो करेगा। बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मतलब मैं जब से मैंने मतलब क्या कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का ये पद संभाला है तब से मोदी जी ऑलमोस्ट हमें नेतृत्व कर रहे हैं और देश बहुत अच्छी राह पे बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा, जो GST है सर, जो GST का बस लास्ट सवाल सर, 28% का जो स्लैब है, आपको लगता है नहीं कुछ कम होना चाहिए? सर देखिए, 28% का स्लैब अपनी जगह पे ठीक है, मुझे उसमें कमी की कोई गुंजाइश लगती नहीं। बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक नेसेसिटी में, जैसे AC आज के डेट में हो गया। जी बिल्कुल, वो मेरे हिसाब से लग्जरी का पार्ट नहीं है। तो उन चीजों को उसमें से निकालना चाहिए। कुछ जो एंट्रीज में जो प्रोडक्ट्स जो 28% में डले हुए हैं उनको हमें रिव्यू करके उन्हें 18% में लेके आना चाहिए। एंट्री अपनी जगह एडजस्ट करनी चाहिए, एंट्री में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस केवल जो मेरा सुझाव है वो ये है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको 18% के रेट की तरफ लेके आना चाहिए। राइट सर, बिल्कुल। लास्ट सवाल, आप दिल्ली में है सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी रेखा गुप्ता जी बनी है, तो उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे कि दिल्ली को और बेहतर कैसे बनाएं और हरियाणा, दिल्ली, यमुना साफ हो, सब कुछ हो? सर देखिए, वैसे तो मैं जो आप लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से देख पा रहा हूँ, रेखा गुप्ता जी काफी अच्छा काम कर ही रही हैं जी। और अब ओबियसली दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार आ गई है। तो मैं अगर जैसे यमुना के इनपुट्स देख रहा हूँ और वो चीजें देख रहा हूँ तो काफी अच्छा काम चल रहा है। और अब भी ओबियसली अभी एक महीना 2 महीने ही हुए हैं, तो ओबियसली वो धीमे धीमे पटल पे चीजें आएंगी और अच्छा काम होगा। इस बात में मेरा विश्वास है कि ऐसा होना चाहिए। बाकी रही बात सजेशंस की, मैं थोड़ा सा उनको ईस्ट दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में ये सजेशन देना चाहूंगा कि ईस्ट दिल्ली में पेड़ों की, ग्रीनरी की बहुत भारी समस्या है। बिल्कुल दिखाई अगर आप विकास मार्ग को आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ पेड्स बिल्कुल भी दिखने वाले नहीं है। तो अगर वो थोड़ा सा ईस्ट दिल्ली में ग्रीनरी पे थोड़ा सा ध्यान दें तो वो थोड़ा सा मतलब ईस्ट दिल्ली वालों के लिए थोड़ा सा अच्छा होगा, क्योंकि सर प्रदूषण आपको पता ही है देश में सबसे ज्यादा दिल्ली में। देखिए, प्रदूषण बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली के लिए। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को भी प्रदूषण वाले टाइम में साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं बस वही चाहूंगा, अब हमारी दिल्ली है, उसको कैसे प्यारी दिल्ली बनाना है, इस बात पर रेखा गुप्ता जी थोड़ा सा ध्यान दें। तो इस दिल्ली में थोड़ी हरियाली होनी जरूरी है। मेरी बस केवल अपील ही है उनसे, अगर वो इस माध्यम से अगर उनके पास वॉइस पहुंचेगा। सर लास्ट सवाल, ये हर किसी से मैं पूछता हूँ, युवाओं के लिए है, आप भी युवा हैं, कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन ये स्ट्रीम को आपने कैसे प्लान किया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? जी, मैं सही बताऊं, मेरी फैमिली में काफी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जी, जिनसे मैं बहुत प्रभावित था। अगर मैं बात करूं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के सफर की, तो मैंने ऑलमोस्ट क्लास 6 में ही फाइनल कर लिया था कि अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। जी, क्लास 6 से बहुत छोटे होंगे आप। जी। तो मैं सरस्वती विद्या मंदिर का पढ़ा हुआ हूँ। जी। सरस्वती विद्या मंदिर में एक बहुत अच्छी बात ये रहती है कि वो छात्रों की जो रुझान है उसके हिसाब से अपना करिकुलम डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने कुछ छात्रों की देखी कि रुचि है कॉमर्स में, तो उन्होंने उस हिसाब से उसके हिसाब से जो ध्यान आप पर ज्यादा फोकस किया, ध्यान था, और जो उन्होंने करिकुलम डिसाइड किया वो अकॉर्डिंगली वो मैनेज किया। और वो चीजें हैं जिसकी वजह से आज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज ऑफ नीट पे बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। इस बात के लिए मैं आज भी उनका कृतज्ञ हूँ। और अपने माता पिता का धन्यवाद तो जरूर देंगे। बिल्कुल, माता पिता का भी
और कहीं ना कहीं मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी वाइफ हैं, जी जी, सबके सहयोग के बिना मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, इस बात में कोई दो राय नहीं। आप इस क्षेत्र में बहुत तरक्की करें। फिर किसी विषय पर हम आपसे बात करेंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट सौरभ अग्रवाल।